उसमें हमने पोर्टेबल कंप्यूटर पढ़ा था, पोर्टेबल में लैपटॉप पढ़ा था, टैबलेट पढ़ा था। यस सर, पढ़ लिया था। ऐसे ही? अच्छा जी, टैबलेट के बाद हमने मोबाइल डिवाइसेस पे आज पढ़ना था। यस सर। ये मिर्जा मोहम्मद क्या नाम है इसका, एनोटेशन ही यूज करें। चलें जी, 58 स्टूडेंट। चलिए जी, आज हमने पढ़ना था मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस जो हैं, is a mobile devices is a computing device designed to hold in the hand. Mobile devices typically these devices have small screen, and some of them also have the keyboard. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, मोबाइल डिवाइसेस यूजुअली तौर पे जो हैं वो हार्ड डिस्क उसके अंदर नहीं होती। द प्रोग्राम्स एंड डाटा are permanently stored on special memory or on a smart आवाज नहीं है। ठीक है, अच्छा, मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं ना वो ऑलमोस्ट ऑलवेज पावर्ड बाय रिचार्जेबल बैटरी के साथ वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इट हैज़ बिल्ट इन वायरलेस कनेक्टिविटी, इट हैज़ बिल्ट इन इंटरनेट एक्सेस बिकॉज वाईफाई। यार आवाज़ तेज नहीं है। अच्छा, जो पॉपुलर टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइसेस हैं, दे आर स्मार्टफोन, दे आर हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स एंड ई बुक। स्मार्टफोन जो होते हैं, स्मार्टफोन इज ए सेल फोन दैट इंक्लूड्स मैनी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड कैन रन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। बहुत सारे जो स्मार्टफोन होते हैं वो टच स्क्रीन होते हैं टू इनपुट द डाटा। ठीक है, और यूज उसके अंदर टच स्क्रीन होती हैं। ठीक है, सम हैव बिल्ट इन मिनी को कीबोर्ड, यानी कि मिनी कीबोर्ड भी आप कुछ मोबाइल्स के साथ, कुछ मोबाइल्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि जिसके साथ आप मिनी कीबोर्ड भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होते हैं वो तो हर मोबाइल के अंदर होते हैं। iPhone is an example of smartphone. Android phone is also example of smartphone. ठीक है जी, कुछ फीचर्स जो हैं स्मार्टफोन के अंदर होते हैं वो हैं, आप उसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, आप उसमें आंसर फ़ोन कॉल्स, मेक एंड आंसर फ़ोन कॉल्स होती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, पिक्चर मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, एंड वीडियो मैसेजेस वगैरह आप इसके ऊपर भेज सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे फ़ोन भी होते हैं जो कि MMS की
फैसिलिटी जो होती है उसको वो इनेबल नहीं होती। लेकिन जो स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, स्मार्टफोन इज़ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन। ठीक है, स्मार्टफोन के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सच एज कैलेंडर। आप उसको अपना शेड्यूल कर सकते हैं, अपनी क्लासेस का शेड्यूल कर सकते हैं। अलार्म सिस्टम होता है, स्टॉप वॉच होती है, एड्रेस बुक होती है, कैलकुलेटर होता है। ठीक है, इनके अंदर आप अपनी ईमेल्स जो होते हैं, जो एमएमएस स्मार्टफोन है वो आपकी ईमेल अपनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपके 3-4 अकाउंट बने हुए हैं, याहू का भी बना है, गूगल का भी बना हुआ है, तो आप जो है आप इसमें अपने अकाउंट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जितनी भी मेल्स होती हैं वो आपकी वन ड्राइव पे या आपके क्लाउड पे, अगर एंड्रॉयड का कर रहे हैं तो एंड्रॉयड का क्लाउड होता है, अगर आईफोन का है तो आईफोन का अपना एक क्लाउड है, जिसमें किसी में 1 GB स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, किसी में 5 GB स्पेस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपको आप अपने अकाउंट जो हैं उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और सारे के सारे अकाउंट्स की मेल्स होती हैं वो आपको एक ही सेंट्रल मेल बॉक्स में आपको दिखाई देती हैं। वो बड़ी सेपरेट होती हैं लेकिन आपको दिखाई वो सेम मेल बॉक्स में नज़र आती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस डिवाइसेस के साथ होती है, जिसकी वजह से हम जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, कंप्यूटर की कनेक्टिविटी, आप कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के लिए आप मुख्तलिफ करते हैं। आप वायरलेस लैन के ज़रिए भी कर सकते हैं, वाईफाई के ज़रिए भी कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के अंदर जो होती है वो आपको ज़्यादातर सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन उसमें सिर्फ हो सकती है। बिल्ट इन कैमरा वगैरह के सारे फीचर्स आपको पता ही हैं, इमेजेस और वीडियो टू शेयर इमेजेस एंड वीडियोस विद अदर्स। लाइव वीडियो कॉल्स आप इसमें कर सकते हैं, लाइव वीडियो मीटिंग्स भी इसमें हो सकती हैं कि आप मल्टीपल जो यूज़र हैं, 1 to 1 भी होता है, 1 to many भी होता है, कि आप डिफरेंट यूज़र अगर आप इसके ऊपर वीडियो मीटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं म्यूज़िक लाइब्रेरी को, उसमें प्ले करना, लाइब्रेरी को मैनेज करना, ये सारी की सारी इसमें फीचर्स होते हैं। उसके बाद आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग, जीपीएस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्मार्टफोन्स के अंदर होती हैं। अच्छा, कंप्यूटिंग पावर जो होती है टू रन प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, एक्सेल, such like that application you can download WPS or such like that software which helps you to open your PDF file, Word file, Excel file in your mobile phones. दूसरी इसकी किस्म मैंने आपको बता दी कि हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मार्ट लाइट वेट कंप्यूटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, इनफैक्ट दैट आर मशीन्स। ठीक है, जब हमने कंप्यूटर की पढ़ा था तो हमने देखा था कि जी आप कंप्यूटर को हम कंप्यूटर कह लें, उसको नोड कह लें, उसको मशीन कह लें, सेम थिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इनको सेम प्राय में हम देख सकते हैं। मोबाइल जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ट्रैफिक पुलिस के पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, ये आपके अब चालान जो ई चालान जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि वो आपके हैंड बजाय इसके कि आपको मैनुअल कॉपी भी उनके पास होती है, उसके ऊपर भी वो चालान काट के दे सकते हैं। अदरवाइज जो थोड़ा सा एडवांस सिटीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस यूज़ करती हैं फॉर ई चालान और सच लाइक दैट पर्पसेस। अभी इवन के वापडा वाले जो हैं, वापडा वाले आपके पास उनके पास जो है पिक्चर ले लेते हैं, कैमरे से भी कुछ यूज़ करते हैं, अदरवाइज उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी होती हैं जिनसे वो मीटर रीडिंग की पिक्चर भी ले लेते हैं और वहीं से आपका डाटा जो है वो फ्लोट कर जाता है आपके मेन सर्वर की तरफ से। इनकी भी कम्युनिकेशन वायरलेस ही होती है। कुछ के अंदर कीपैड, जिस तरह ये मोबाइल ही की शक्ल का होता है लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, टच स्क्रीन भी होते हैं और बटन्स वाले भी होते हैं इसमें। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि सपोज DHL, FedEx, TCS, they are using the mobile health devices.
for their parcel delivery, or for count their equipment or product in warehouse. You can, I mean, sometime you can see on Mart there are some handheld devices. They just count the things with the help of these handheld devices. It is easy to carry, easy to calculate, easy to communicate. So, यानी कि इस तरह आप बहुत सारे फंक्शंस इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये असल में बिजनेस पर्पस के लिए होते हैं, ये होम डिवाइसेस के तौर पे इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स को। ठीक है जी। इसी तरह पोर्टेबल मीडिया है, ई बुक रीडर है। ई बुक रीडर जो होता है वो डिज़ाइन होता है फॉर रीडिंग बुक्स के लिए, यानी कि बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आप के पास आप अपने कंप्यूटर में उसका सॉफ्ट फॉर्म या सॉफ्ट कॉपी जो है उसके उसको आप मैनेज कर लेते हैं। वो स्पेशली डिज़ाइन की होते हैं, उनके जो है ना, आप कह सकते हैं कि उनके कलर जो होते हैं इतने ब्राइट नहीं होते। उसकी वजह क्या होती है कि वो ब्राइट क्यों नहीं रखे जाते, उसकी रीज़न ये है कि वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करे, क्योंकि जब आपने बुक रीडिंग करनी है तो बुक रीडिंग में आपने उसको देर तक पढ़ना है, घंटों में पढ़ सकते हैं। तो ये तो नहीं होता कि आपने जस्ट एक पेज पढ़ा और बस बंद कर दिया। इवन कि आप ये काम कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल ई बुक रीडर्स आपके पास होते हैं। ई बुक रीडर इज़ एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ printed books readable on computer and other mobile devices। एक ई बुक जो रीडर होता है उसके आप थाउजेंड्स, उसके अंदर में मेमोरी होती है और उसके अंदर आप थाउजेंड्स ऑफ ई बुक्स जो होती हैं वो रख सकते हैं। मैं कि ई बुक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आपकी हार्ड कॉपी जब आप उसको लेके जाते हैं कंप्यूटर के अंदर तो दैट इज ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए आप इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। मोस्ट रीडर्स हैव टच स्क्रीन एंड हैव बिल्ट इन वायरलेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट इन द कंप्यूटर। ठीक है जी। उसके ऊपर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हमारा नेक्स्ट तो वो है जी मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स टिपिकली लार्ज, मोर पावरफुल एंड मोर एक्सपेंसिव देन पर्सनल कंप्यूटर। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, सिर्फ साइज का। मिनी कंप्यूटर इज लार्जर देन personal computers, but it is called mini computer. Mini computer can serve up to several hundred connected users. It is a type of servers. At the same time, 100 to 1000 user can connect with these computers and they can fulfill all the requirement of the user. It can be used in network environment as server computer. It is also called mid-range server। ठीक है, उनके सर्वर मैंने आपने शुरू में पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन और सर्वर के बारे में पढ़ा था। तो ये सर्वर, देखिए सर्वर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, जस्ट आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चूँकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन कर रहे हैं, अल्टीमेट कर रहे हैं, होम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एडिशन कर रहे हैं। लेकिन जब आपने विंडो के ऊपर जाना है तो आपने उसके लिए सर्वर के ऊपर आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2000, 2003, सर्वर एक्स NT, ये आपको उस विंडोज़ के साथ वो स्पेशली डिज़ाइन फॉर सर्वर्स होती हैं। चूँकि आपके जो वर्क स्टेशन के अंदर वो ऑप्शंस नहीं आ रही होती, क्योंकि हमने आप लोगों को यूज़ जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो उन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया, एक्सेल यूज़ कर लिया, पावर पॉइंट यूज़ कर लिया, मल्टीमीडिया का देख लिया,
या कोई इंटरनेट मल्टीमीडिया वगैरह यूज़ कर लिया, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंटरनेट पे सर्चिंग ब्राउजिंग कर ली, यही काम होता है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रही है, लेकिन जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स में आपके पास डाटा को मैनेज, यूज़र को मैनेज, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस होते हैं जो कि आम विंडो के अंदर नहीं होते। इसको मिड रेंज इसलिए कहा जाता है कि ये मेन फ्रेम या सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं। अच्छा, और जो नॉर्मल हमारे सर्वर है, मिसाल के तौर पे आपका जो कंप्यूटर है, आपका एज कंप्यूटर जो है वो एज ए सर्वर भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो जो मिड रेंज के आपके सर्वर्स होते हैं, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन सर्वर से छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें मिनी कंप्यूटर्स के अंदर जो है आपके जो क्लाइंट हैं, उनमें आपके पास कई किस्म के क्लाइंट हैं, यानी कि आपके पास फुल फ्लैज क्लाइंट भी है, वर्क स्टेशन भी है, आपके पास थिन क्लाइंट भी है, आपके पास ज़ीरो क्लाइंट भी है। ज़ीरो क्लाइंट जो होते हैं वो डम टर्मिनल भी उसको हम कहते हैं, वो आपके वर्क स्टेशन होते हैं, और वो आपके मिनी कंप्यूटर्स कह लें, मिनी कंप्यूटर सर्वर कह लें, मिनी सर्वर कह लें, मिड रेंज सर्वर कह लें, इसका सबका एक ही मतलब होता है। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, दे आर यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत बड़े में नहीं, बहुत छोटे में भी नहीं, यानी कि मीडियम साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जहाँ पे जो यूज़र की तादाद जो है ये 20 to 100 है, और इवन के आप अगर 20 to 200 300 जो होते हैं, इनको भी ये डील कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि ये 100 to 1000 जो यूजर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। मीडियम रेंज ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी इंशाल्लाह जब आपने इधर आना है ना अपने डिपार्टमेंट में, तो हमने यहाँ पे एक थिन क्लाइंट की एक लैब बनाई है, फर्स्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी बनी है। उसको ज़ीरो क्लाइंट भी कहते हैं, थिन क्लाइंट भी कहते हैं, डम टर्मिनल भी कहते हैं। डम टर्मिनल यानी कि उनका मकसद ये होता है कि उनके अंदर खुद के अंदर एक्सेस या पावर्स नहीं होती, उनके अंदर जस्ट मदरबोर्ड रैम लगा होता है, स्टोरेज उसकी नहीं होती, वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसमें होता ये है कि आपने मिसाल के तौर पे उसमें हमने किया क्या है, उसमें हमने ये किया है कि हम, अब किसी बंदे का दिल करता है जी कि वो कहता है जी मैं तो ज़्यादा रेड हैट लिनक्स मैंने चलानी है, तो मैंने लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं लिनक्स पे ज़्यादा मिसाल के तौर पे एक है जी हादूप। हादूप जो होती है वो सिर्फ लिनक्स पे कॉन्फ़िगर होती है, वो विंडोज़ पे कॉन्फ़िगर नहीं होती। जो रिसर्च बेस्ड स्टडी होती है, रिसर्च बेस्ड स्टडी के अंदर आप ज़्यादातर हादूप में यानी कि अगर काम करते हैं, तो वो उसके लिए फिर आपको अपने विंडोज़ का फ्लेवर भी चेंज करना पड़ता है। और जो विंडो का फ्लेवर आप चेंज करते हैं, अब सब बंदों को जो है ना, चूँकि हम यूज़ टू हैं, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं, या हम यूज़ टू हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेमिलियर हैं, यूज़ बड़ी देर से कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पता है कैसे माइक्रो ऑफिस ओपन करना है, कैसे फाइल ओपन करनी है, कैसे फोल्डर ओपन करने हैं, उनकी कमांड्स भी हमें पता है। तो चूँकि लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का और माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का चूँकि सिंटैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। सिंटैक्स वो होता है जो लिखने का तरीकाकार है, जो कमांड देने का मेथड है वो डिफरेंट होता है। तो अब हमने क्या किया है कि अब हम ये कर रहे हैं कि हमने ज़ीरो क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल किए हैं, एक लैब पूरी की पूरी इनकी बनाई है। उसमें होगा क्या कि उसमें ये है कि आपके आईटी सेंटर में एक मेन सर्वर रखा हुआ है, या इवन के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी हम रख सकते हैं, एक सर्वर रखा हुआ है। उसके इस एक सर्वर के हमने अंदर कितनी सारी कंप्यूटर जो हैं विंडोज़ इंस्टॉल कर दिए हैं, 3 विंडो इंस्टॉल कर दिए हैं, 4 विंडो इंस्टॉल कर दिए हैं, उसमें से विंडो सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया, उसमें विंडो
प्रोफेशनल भी इंस्टॉल कर दी है, उसमें रेड हैट लिनक्स भी इंस्टॉल कर दी है, इसमें यूनिडो भी इंस्टॉल कर दी है। तो अब ये है कि अब यूज़र जो है ना, यूज़र को हम एक्सेस दे देते हैं कि जी ये यूज़र जो है इसने अपने कंप्यूटर पे तो आप ये करते हैं ना, आपके कंप्यूटर के में तो अगर हम 4 GB रैम लगी हुई है, 8 GB रैम लगी हुई है, या 16 GB रैम लगी हुई है, तो 16 GB या 8 GB या 4 GB वो आपके लिए डेडिकेटेड है। वो आप उसको जो है वो आप उस पर थोड़ा काम करें, उस पर ज़्यादा काम करें, ये मैटर नहीं करता। आप उस पर काम करने हैं, आपने उसको ऑक्यूपाई किया है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते। जबकि जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, ये डम टर्मिनल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके अंदर अपनी कैपेसिटी नहीं होती, इनके अंदर अपनी कैपेसिटी नहीं होती। सर कर लेते तो इन्होंने सारे ने किया यार, तो स्टूडेंट दसो कितने के आजकल इनका जो है ना, इस इन टर्मिनल्स में हम ये करते हैं, 3343, हाँ जी 3343, इनके अंदर हमने ये किया है कि इसके अंदर अगर आप सपोज कोई बंदा को किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर काम कर रहा है, तो हम इनकी मेमोरी अगर हमने 100 GB या 200 GB अगर इसकी रैम लगाई है, तो इसकी मेमोरी को हम शेयर कर देते हैं विद स्टूडेंट, अगर डिपेंड ऑन द यूजर्स वर्क। उसमें ये होता है कि अगर यूजर कहता है जी मैंने कोई इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, मैंने कोई ज़्यादा मुझे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी मुझे चाहिए, मुझे प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो हम इसमें से इन सर्वर्स का ये होता है कि हम इनमें से शेयर कर सकते हैं, आपको रैम ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कि जी ये यूज़र जो है ये 4 GB नहीं, ये 16 GB यूज़ करना चाहता है, उसको शेयर डेडिकेट कर देते हैं उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। लगी वो एक ही कंप्यूटर के अंदर होती है, मिनी कंप्यूटर या सर्वर के अंदर लगी हुई है, लेकिन हम उसको शेयर कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे का काम, एक बंदे ने वर्ड एक्सेल चलाना है, उसके लिए तो 2 GB भी काफ़ी है, वो 2 GB पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा जो है वो 16 GB पे काम कर रहा है, अगर उसका टास्क, ये डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग कंडीशन या ऑन योर नीड, ठीक है। So in this way we can say that we can customize the resources, because your hard disk, your CD-ROM, your RAM, these are all the resources. You can customize your resources, you can share more and less RAM as well as processor. 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा।
प्रॉब्लम है तो फिर इंशाल्लाह ये 10 मिनट तक वैसे सेशन का ख़त्म हो रहा है, फिर सेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। हेलो, ये यार माइक्रोसॉफ्ट टीम पे बहुत तंग कर दिया। हाँ, हेलो, हाँ जी, ये अहमद सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन है, बताएं जी। अहमद सुल्तान सर, ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में कोई बाइनरी सा डिफरेंट क्या है? बाइनरी माइनर सा या बाइनरी सा? बाइनरी सा छोटा सा। नहीं, माइनर डिफरेंस तो कोई नहीं होता। मेन फ्रेम की जो कंप्यूटिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वो मेन फ्रेम पे जब हम आते हैं फिर उसको देखते हैं। अब मिनी कंप्यूटर की और जो हम वर्क स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन के जो हमने पढ़ा है, इसके बारे में आप देखें। इसको ज़रा आप एक दफ़ा स्टडी करें। स्लाइड्स ओपन है आपके पास, 10 मिनट बाद हम दोबारा इसको फिर रिकनेक्ट करते हैं, तो मैं फिर आपको इसका फ़र्क भी बता देता हूँ, ठीक है। जी जी। वो चेयरमैन साहब आए हैं, मैं ज़रा उनसे ज़रा बस विजिट करवा दूँ बिल्डिंग का। किसी का कोई क्वेश्चन था जी तो पूछें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ਉਹ ਸੀੜੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰ। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलें आगे जी। कोई आंसर नहीं, चलें। यस सर। जी पूछें जी। जी पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं जी अपने। अच्छा, मिनी कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं वो प्राइम 9755, VX 8650, ES 4000, HP 3000। ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਲੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ ਲੱਥਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਚਲਾਣੀ ਗਰਮ गरम आटा ले आंदा घर मैं तो कई चलानी है पाला भी होता। मिर्जा साहब, मिर्जा मोहम्मद सजील साहब, माइक प्लीज ऑफ कर दिया करें यार। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं जी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए लार्जर कंप्यूटर डिजाइन टू सर्व several thousand connected users at the same time। अब एक चीज जरा गौर से देखिएगा, जो वर्क स्टेशन होते हैं वो आप सिंगल यूजर के तौर पे होते हैं। फिर सर्वर्स आपके पास बताया था, सर्वर्स जो है जो
लो लेवल सर्वर्स होते हैं। अब आपको मैंने बताया कि आपका अपना कंप्यूटर भी एट ए टाइम सर्वर का काम इंस्टॉल दे सकता है। किस सेंस में दे सकते हैं? अगर आप उसके ऊपर सर्वर विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपकी जो है बेसिक नीड को पूरा कर सकता है। आपके 5 7 10 कंप्यूटर को नेटवर्क में आपने जोड़ना है या बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो आप वहाँ पे अपने जो कंप्यूटर हैं आजकल के, जो चूँकि आजकल के कंप्यूटर उनकी कैपेबिलिटी, उसकी जो है कंप्यूटिंग पावर इतनी है कि वो 5 7 10 कंप्यूटर्स को कर सकता है, मैनेज कर सकता है। उसके बाद फिर सर्वर के बाद आपके पास आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो आपके पास 100 यूज़र को आपने डील करना है, 200 यूज़र को आपने डील करना है, तो आप मिनी कंप्यूटर या इनको मिड रेंज सर्वर भी आप कह सकते हैं। आप इनकी मदद से अपना नेटवर्क जो चला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास अगर मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये पावरफुल वर्क स्टेशन भी बन सकते हैं और मिड रेंज आपके सर्वर भी बन सकते हैं। यानी कि इसकी जो पावर कैपेसिटी होती है ये लिटिल बिट मोर पावर, मोर एक्सपेंसिव देन द सर्वर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लार्ज कंप्यूटर डिजाइन टू सर्व सेवरल थाउजेंड, यानी कि 2000 3000 4000 अगर यूज़र का है तो आप उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है, यानी कि ये जो रेंज आ रही है ना जी, वर्क स्टेशन के सिंगल का यूज़र को डील करता है, सर्वर सिंपल सर्वर वो आपके 5 से 10 या 20 कंप्यूटर का नेटवर्क हो तो उसको करता है। मिनी कंप्यूटर जो है, जो माइनर साइज का में डिफरेंस है, मिनी कंप्यूटर जो है वो आपका 100 यूज़र 200 यूज़र को डील करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आपका थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को एट द सेम टाइम जो है वो कनेक्ट करता है, उनको मैनेज करता है, और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि परफॉर्मेंस पे फ़र्क से क्या मुराद है कि जब आप उसकी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग के दौरान कंप्यूटर हैंग नहीं होता, कंप्यूटर हेल्ड नहीं होता, सबकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता है। इट इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव दैन मिनी कंप्यूटर्स। ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है, सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है। इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोग्राम्स इनको डील करता है। द यूज़र कैन, ये जब हर एक नेटवर्क में ये होता है कि द यूज़र जो होता है, एक एंड यूज़र की होगी या क्लाइंट की होगी, दूसरा एंड जो होगा वो सर्वर होगा। वो आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, वो आपका वर्क स्टेशन हो, वो आपका लो लेवल रेंज सर्वर हो, वो आपका मिनी कंप्यूटर हो, वो आपका मेन कंप्यूटर हो, वर्किंग स्टाइल इनका यही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। जो सर्वर्स होते हैं या जो मिड रेंज सर्वर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं या मिनी कंप्यूटर तक, इनमें आप रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर आप रिसोर्सेज जो है उनको शेयर नहीं कर सकते। आपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के आपने काम करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 512 GB रैम लगी हुई है तो मिनी कंप्यूटर तक, वो वर्क स्टेशन हो, वो लो रेंज सर्वर हो, वो मिनी कंप्यूटर हो, या वो ये जो है ये आपके नंबर ऑफ यूज़र्स तो इसमें वेरी कर सकते हैं कि एक में 10 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, एक में 100 कंप्यूटर कनेक्ट होता है, एक में 200 या 1000 कंप्यूटर कनेक्ट होता है, ठीक है। या इवन के मेन फ्रेम में अगर तो उसमें कई हज़ार स्टूडेंट या यूज़र जो होता है वो कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस ये आ गया कि नंबर ऑफ यूज़र जो कनेक्ट हैं विद नेटवर्क, वो उनकी तादाद बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है, इस तरह उसके नंबर ऑफ यूज़र्स की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज की।
रिसोर्सेज तो आपने सेम ही यूज़ करने हैं। जब आप मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में फ़र्क मेनली ये होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में आके आप रिसोर्सेज की एलोकेशन कर सकते हैं, ये इसमें एक एडवांटेज होता है, जो कि बाकी कंप्यूटर में रिसोर्सेज की एलोकेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे रिसोर्सेज की एलोकेशन से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं सिंपल वर्ड पे लेटर टाइप कर रहा हूँ तो मैंने भी 512 MB या 12 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा के साथ काम कर रहा है, तो उसको भी उतनी ही स्पीड होनी है। उससे क्या होता है कि जो सिंपल काम कर रहा है ये उसकी स्पीड को भी अफेक्ट करता है, तो वो उसका काम तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में। लेकिन जो बंदा काम कर रहा है हाई डाटा पे, यानी कि बिग डाटा पे काम कर रहा है, ज़्यादा डाटा पे काम कर रहा है, वो बंदा जो है उसको फिर उसकी परफॉर्मेंस जो उसका काम जो है वो उसमें चूँकि रिसोर्सेज दोनों के पास सेम है तो उसके काम में हो सकता है वो 3 दिन हो जाएं, 10 दिन लग जाएं, 5 दिन लग जाएं उसका रिजल्ट कंपाइल होते होते। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इज लार्ज कंप्यूटर देन मिनी कंप्यूटर डिजाइन टू सर्व सेवरल थाउजेंड, दैट इज मिनी कंप्यूटर्स डिजाइंड फॉर hundreds users, mainframe designed for 1000 users, ठीक है, several thousand, it could be several thousands, ठीक है। at the same time it is more powerful and more expensive than mini computer, and the big difference, then you can share the resources, you can allocate specific, yeah, you can customize the resources in mainframe computer, while you cannot do all these use all these features in mini computers. In mainframe computer give you the capability that you can share the resources, you can customize the resources. While the user will access the mainframe, user will access the mini computer, user will access the low range server with the help of personal computer, through personal computer. This is called enterprise servers, ठीक है। एंटरप्राइज जब बहुत बड़े पैमाने पे जो यानी कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो एंटरप्राइज लेवल की मशीन यूज़ होती हैं, जो कि इनकी कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है। अगर प्राइस का डिफरेंस देखते हैं तो सपोज आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो थाउजेंड्स में आता है, जो आपका सर्वर है ये मिनी कंप्यूटर है वो लाखों में, सर्वर आपका लाख 1.5 लाख में आ जाता है, मिनी कंप्यूटर आपका 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए में आता है, 5 लाख में आता है। मेन फ्रेम जो होता है वो आपका 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ इसमें आता है, यानी कि उनकी प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब ये नहीं हो सकता कि आपके 10 आपके पास यूज़र हों और आप वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा दें, और ये भी नहीं हो सकता कि आपके पास 1000 यूज़र हों, आप कहें कि जी नेटवर्किंग करनी है हो जाएगी, आप सर्वर कंप्यूटर लगा दें। तो इसलिए इनकी प्राइस का भी फ़र्क है, इनकी कंप्यूटिंग पावर का भी फ़र्क है, इनकी स्पीड का भी फ़र्क है, इनके साइज़ का भी फ़र्क है, ठीक हो गया। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनको हम एंटरप्राइज लेवल मशीन्स कहते हैं, या हाई एंड सर्वर इसको कहते हैं। जो बेसिक होता है उसको लो एंड सर्वर कहते हैं, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज सर्वर हम कहते हैं, ठीक है। अब मेन फ्रेम में ज़्यादा लीडिंग कंपनीज कौन सी हैं? मेन फ्रेम में लीडिंग कंपनीज हैं आपका IBM, आपका डेल, आपका इवन के HP, लेकिन ज़्यादातर आपके बेसिक सर्वर बनाता है। लिनोवो, हवावे, ये आपके अब हाई रेंज के, हाई एंड के सर्वर बना रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि जिसका कंप्यूटर की जितनी कैपेसिटी है, जो परफॉर्मेंस है, जो प्राइस है, उसके हिसाब से वो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी
यानी कि छोटा सा ऑफिस है, सिंपल सर्वर चल जाएगा। कुछ 200-400 यूजर का ऑफिस है, कंपनी है, उसमें मिनी कंप्यूटर चल जाएगा। कुछ 2-3 हज़ार यूजर है तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर चलेगा, उसको आप काम करवाएंगे। ठीक है ना जी। अब इसके जो एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती हैं, IBM S390 सीरीज इसमें आता है, NEC 610 आता है, DEC 10 आता है, IBM इसका मॉडल है, Z10 इसका मॉडल है। वो ये ऑलमोस्ट मेन फ्रेम की कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये इसकी इन्वेंशन जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। अगर आपके पास सामने स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, अगर स्क्रीन शो हो रही है यस सर हो रही है। तो उसमें आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स इसके लिखे हुए, हाई रिलायबिलिटी है, आल्सो कॉल्ड हाई एंड सर्वर और एंटरप्राइज मशीन या एंटरप्राइज सर्वर। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। उसके बाद हमारे पास अच्छा, कुछ लोग इसको मेन फ्रेम को भी जो है ना मिड रेंज सर्वर कहते हैं, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिनी कंप्यूटर से मोर पावरफुल है। इसमें इसको कौन यूज करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती हैं, बैंक्स यूज करते हैं, एयरलाइन यूज करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं, कॉलेजेस जो हैं वो मिनी कंप्यूटर तक ही रहते हैं, यूनिवर्सिटीज इसको यूज करती हैं। इसकी जो प्राइस होती है वो $5,000 to $5 million तक हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स जो हैं इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इट इज द बिगेस्ट इन साइज, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव देन एनी अदर कंप्यूटर। इट इज यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जब हम रिसर्च वर्क पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास 1000 का डाटा होता है। आपके MS लेवल तक तो ऐसा काम नहीं। देखें, आप अब BSc की डिग्री कर रहे हैं तो BSc की डिग्री जो है, BSc की डिग्री में आपका रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं होता, आपका प्रोजेक्ट बेस वर्क होता है। At the end of your semester, I mean not semester, at the end of your degree, you will make some project like some website, some business software, ठीक है, some buying and purchasing website, such like that. You made projects। ये 7वें और 8वें सेमेस्टर में जाके आपको बनाएंगे। अभी 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने जो पढ़ा होगा वो 7वें सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है टीचर को और एक प्रोजेक्ट जमा करवाना है कि आपने जो प्रोजेक्ट अपनी डिग्री के अंदर किया है वो आपने जमा करवाना है। जबकि जो MPhil की डिग्री होती है और PhD की स्पेशली डिग्री होती है, उसमें जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कोई ना कोई इन्वेंशंस करते हैं। अब उस इन्वेंशंस में आपने बिग डाटा से मुराद ये है कि बहुत बड़ी डाटाबेस, बहुत बड़ी डाटा से बेस से मुराद ये है कि आपने बहुत बड़े डाटे के साथ, मिसाल के तौर पे 1,00,000 यूज़र का डाटा है, 50,000 यूज़र का डाटा है। 1-2 यूज़र के डाटे पे काम नहीं करते आप। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 1-2 यूज़र के डाटे पे काम करेंगे तो आप जो है आप 1-2 यूज़र के डाटे का रिजल्ट ही कभी ठीक नहीं आता।
उसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता। आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी बेस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जी वो तो आपने एक बंदे, एक तो रेयर केस हो सकता है, 2, 10, 50 तो ये रेयर केसेस हो सकते हैं। फिर इसमें यह है कि आपके पास 1000 का सैंपल साइज किसको कहते हैं कि आपके पास 1000 बंदों जो यूजर का डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये बड़े डाटा की बात करते हैं तो फिर हम सुपर कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। चूंकि ये बुक्स जो हैं ये तकरीबन कोई 2 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई इसके एडिशन पुराने हैं, तो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी भी चल रही है जिसका नाम ही HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है। अब देखा जाए तो आपकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर में आके अपने कंप्यूटर भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए वर्क स्टेशन को मिनी कंप्यूटर के साथ, मिनी सर्वर के साथ, सर्वर को मिनी कंप्यूटर के साथ, मिनी कंप्यूटर को मेन फ्रेम के साथ, मेन फ्रेम को सुपर कंप्यूटर के साथ, तो ये हर पहला दूसरे से कमतर है। कमतर इस सेंस में है कि उसकी वो अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आपके डाटे को वो, अगर वर्क स्टेशन सिंगल यूजर पे कर रहा है या मिड रेंज सर्वर जो है वो आपके 10 यूजर को 10,000 या 1000 यूजर को डील कर रहे हैं या 100 यूजर को डील कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट जो मिनी कंप्यूटर है उससे ज़्यादा करेगा। मिनी कंप्यूटर से बाद मेन फ्रेम है, मेन फ्रेम उससे ज़्यादा करेगा। उसके बाद सुपर कंप्यूटर है, वो सुपर कंप्यूटर लाखों के डाटे को डील करता है। मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम तो काम सिंगल कंप्यूटर पे कर रहे हैं, लेकिन आप डाटा एक्सेस करते हैं गूगल का, आप डाटा एक्सेस करते हैं याहू का, आप डाटा एक्सेस करते हैं गूगल क्रोम से। ठीक है, ये सर्वर, ये जो कंपनी है जो पूरी दुनिया को फीड कर रही हैं, ये जो इंटरनेट चल रहा है वहाँ पे उन्होंने अपने ये किसी न किसी जगह पे कंप्यूटर प्लेस्ड हैं। अमेरिका में अगर कोई सर्वर लगा हुआ है तो वो सर्वर ऑलमोस्ट हाई कैपेसिटी का होगा, मेन फ्रेम होगा या मिनिमम या सुपर कंप्यूटर होगा जो लाखों के डाटे को डील करता है। ठीक है, मेन डिफरेंस उसका यही है कि बिगेस्ट इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर कंप्यूटर्स, इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क। कम्प्लेक्स टास्क कौन से हैं? कम्प्लेक्स टास्क के आप मिलियन या बिलियन के डाटे के साथ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। 2 बंदों का डाटा होगा तो वो कंप्यूटर, आम कंप्यूटर पे भी उसका एनालिसिस हो सकता है। 1000 बंदों का होगा, कम से कम मिड रेंज लेवल का आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। 1000 का होना चाहिए, मिनी कंप्यूटर होना चाहिए। 1000 का डाटा है, लाखों का डाटा है, मेन फ्रेम। करोड़ों का डाटा है तो सुपर कंप्यूटर। ऑफ कोर्स जब ये डाटा इतना साइज ज़्यादा है तो इसकी आप 1 TB 2 TB 4 TB ये नहीं होती इसकी, इसमें सैन स्टोरेज होती है। It has a very large storage capacity and can store several million times more data than an average computer, desktop computer. It is also so much consume so much energy. आपने घरों में देखा होगा कि आपका घर 5 मरले का, 2 मरले का, 3 मरले का, 10 मरले का है, आप सिंगल फेस एक मीटर लगवाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आपका 10 मरले का घर है, ये कनाल का घर है, आप कहते हैं यार नहीं मेरी चूँकि लाइटें भी ज़्यादा होनी है, पंखे भी ज़्यादा लग रहे हैं, AC भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो मुझे थोड़ा वो 3 फेस की तरफ जाते हैं। आप फैक्ट्री का अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगवाना है, फिर आप 5 फेस 7 फेस मीटर लगवाते हैं, यानी कि उसकी जो है पावर कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, चूँकि इसमें थाउजेंड्स टाइम मोर इसमें डाटा सेव होना होता है, तो इसलिए इसकी हार्ड डिस्क भी बड़ी होगी, इसकी रैम भी बड़ी होगी। ठीक है, द मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है। जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं।
सुपर कंप्यूटर होता है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर लगे होते हैं, उनके मदरबोर्ड में ये ऑप्शन होती है। और दूसरा ये है कि अब जो है अब इनसे भी एडवांस चीज़, यानी कि अब उन्होंने इसको सिर्फ एक बोर्ड के ऊपर 1000 या 100 प्रोसेसर ही लगाते, अब वो क्या करते हैं, एक ब्लेड सर्वर को हम ब्लेड सर्वर्स कहते हैं, कि एक रैक होता है, रैक 4U का, 6U का, 8U का, 10U का। यू का मतलब ये है कि आपने एक यू के अंदर एक कंप्यूटर लगा देना है। 8U मीन आपने एक कंप्यूटर के लिए, एक आपके सीपीयू के लिए, यानी रैंक जो है ना माउंटेबल सर्वर्स होते हैं। आपने कंप्यूटर के अंदर यानी कि खड़े, अगर आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं सामने नज़र आ रही है आपको, तो तस्वीर में देखें कि कितने ये इनको कैबिनेट कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूरी लाइन ही कैबिनेट की लगी हुई है। इस कैबिनेट के अंदर एक एक कंप्यूटर, दो दो कंप्यूटर, तीन तीन कंप्यूटर, ब्लेड, ब्लेड मीन के कंप्यूटर आप इसमें रखते जाते हैं। ऊपर एक स्क्रीन रख देते हैं, जिस कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है उसका आप केवीएम स्विच उसको कहते हैं, उसके साथ ऑन कर लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि क्या परफॉर्म होता है। ठीक है, आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं मोस्टली यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेपन डिजाइनिंग, ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, यानी कि ये आपकी अपनी नीड के ऊपर है कि आपकी नीड क्या है, उसके मुताबिक आपको कंप्यूटर कौन सा यूज करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी एयरलाइंस हैं ये सुपर कंप्यूटर यूज कर रही हैं, पीआईए सुपर कंप्यूटर हमारी यूज कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स का काम, सिमुलेशन का काम, डाटा एनालिसिस का काम, बिग डाटा पे काम करना हो तो वहाँ पे आप कम से कम मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर लगा लेते हैं। You know, the government use supercomputer for different calculation and heavy jobs. Hollywood movies use it for animation purpose, supercomputers. And what are the examples of supercomputer? It could be Roadrunner, Blue Gun, Deep Blue, ASCII White, Cray XP, ETA, ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द मॉडल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास आता है जी एम्बेडेड कंप्यूटर। वहां पे बैठा भी है कोई सुन रहे हैं मेरी बात या बस ऊपर से गुजरी जा रही है? यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आके आपकी, चलिए यही कह दिया करें, नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लें जी, मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं कोई लगता बात पहले नहीं पड़ी। ठीक नो है सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। चलो ठीक है, यानी कि किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? वेदर प्रेडिक्शन, वेपन डिजाइनिंग, ऑटोमेटिक atomic research, business and industry, simulation of aircraft, animation of purpose, such like that purpose is that things we use most of the time supercomputers. आसान लफ्जों में या सादा लफ्जों में, जैसे जैसे कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है तो उसकी कैपेसिटी अच्छी है या ठीक है, सर्वर की उससे अच्छी है, मिनी कंप्यूटर की उससे अच्छी है। माइक्रो कंप्यूटर में तो आपने मॉडर्न वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह हम देख ही लिए हैं। मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर की है, अगर आपकी नीड के ऊपर बेस करता है। लेकिन ये यार ये उस्मान साहब आप क्या कर रहे हैं? बात करनी है तो आप माइक ऑन करें, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है माइक ऑन करने की। ठीक है जी। अच्छा, कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं।
ये कंप्यूटर डिज़ाइन किए होते हैं कि स्पेशल पर्पस के लिए। These computer is designed for special purposes। फैक्ट्रियों में आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को ऑटोमेट करना है तो आप इस तरह के कंप्यूटर को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। They perform various function according to the requirement of the product in which they are embedded। आपकी मशीनें कंप्यूटराइज्ड आ रही हैं अब, ये कंप्यूटर भी हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, आपकी मशीनों को रन करवाने का काम भी करते आता है। ठीक है, यानी कि इनमें आप अल्ट्रेशन करते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक्स, विद इलेक्ट्रिकल, समटाइम यू ईशा हयात जी बच्चे, ये जो आवाजें मेरे तक आ रही हैं ये आपको भी आ रही हैं? ईशा हयात ने हाथ खड़ा किया, ये बताएं। सर ये आवाज आ रही है किसी के माइक से। यस सर आ रही है आवाज। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने माइक तो बंद करें। ईशा हयात ने हाथ खड़ा किया था, तो मुझे पूछें अगर क्या पूछना चाहती हैं या वैसे ही हाथ खड़ा हो गया इनका? चलो माइक बंद हो गया तो फिर हाथ भी नीचे करने बस। फिर हाथ क्या कर क्या रहे हैं, यहाँ तो क्या रहे? किसी का कोई क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी पूछ लें, फिर हम आगे चलें। आप पेपर में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, डिफरेंस अमंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यानी कि 1, 2 या 3 का कंपैरिजन जो होता है, ये डिफरेंस आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना जी? उसके बाद हमारे पास आता है जी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में यूजुअली द कंप्यूटर इज डिवाइडेड। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार। बेटे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क स्टेशन या पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और लैपटॉप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम। ठीक है, अब जब आप इसको आप थॉरली खुद से पढ़ेंगे ना, तो देखा जाए तो इसमें फर्क कोई इतना ज्यादा नहीं है। जो इसके मेरिट्स हैं उसके डीमेरिट्स हैं। जो इसके डीमेरिट्स, एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने कब तक लेक्चर ऑफ करना है? बेटे 7 मिनट तक। चले ठीक है। खैरियत है? नहीं सर, वो अजान हो रही थी तो बच्चों ने नमाज ही पढ़नी है। मैंने कहा पता नहीं रिक्शे वाला लेने आ गया आपको। नहीं सर। अच्छा चले चले, बस 5 मिनट तक वैसे ही सेशन खत्म हो जाने। अटेंडेंस ले लिए ना आप लोगों ने सीआर में या जीआर में? यस सर। हाँ बस वो ले लें, वो आप बाद में मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, ये मैं आमना ताहिर जो है ये काफ़ी देर से मेरा ख्याल है कि पता नहीं वेटिंग रूम में पड़ी हुई हैं, दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाती हैं बार बार या फिर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में देयर आर generically it was divided, there are 3 type of computers. One is analog,
ये एनालॉग के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, GUE नहीं है, ये ANALOG है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एज वेल एज हाइब्रिड कंप्यूटर। Analog computer, what is analog? Analog is, you can see in your slide, there are some pictures of analog computers. In fact, analog computers represent physical quantities in the form of wave or in continuous form. ठीक है, जो दिखते हैं यानी कि एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं ये रिप्रेजेंट, ये फिजिकली तौर पे हमें किसी क्वांटिटी को मेजर करने के आते हैं। ये जो मेजर होती है ये वेव्स की शक्ल में होती है। जैसे आपकी अगर स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर की कम से कम 0 है, मैक्सिमम 140 है, 180 है, 160 है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन अगर उसकी अगर वहाँ पे क्वांटिटी कहीं पे बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, वो कोई भी यूनिट हो सकता है उसकी, तो वो आपकी वेव ऊपर बहुत ज़्यादा जाएगी। ये आपने एनालॉग सिग्नल्स में भी पढ़ा था। अगर वो कम हो रही है तो वो डाउन लाइन से यानी कि डाउन आएगी। फ्रीक्वेंसी जिस तरह मेजर होती है, आप रेडियो चलाते हैं ना अपनी गाड़ी में, तो जब रेडियो चलाते हैं तो रेडियो किसी फ्रीक्वेंसी पे सही काम कर रहा होता है, किसी फ्रीक्वेंसी पे कोई और चैनल होता है, किसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ भी नहीं होता, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं इसमें। ठीक है ना, मैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें, वोल्टेज, इसमें प्रेशर, इसमें स्पीड, इसमें टेम्परेचर, इसमें जो है स्पीड को, इस तरह की चीज़ों को इसमें मेजर किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, इन एनालॉग कंप्यूटर इस पर्पज के लिए यूज होते हैं। इट्स आउटपुट आल यूजुअली डिस्प्लेड ऑन मीटर और ग्राफ्स। इसकी जो अब आप अगर एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर की अगर पिक्चर देख रहे हैं तो आपको इस पिक्चर के अंदर कई तरह के आपको डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं। आपको बार की शक्ल में भी नज़र आ रहा है, आपको स्पीडोमीटर में एक सुई नज़र आ रही है, मिनिमम वैल्यू जिसकी 0 है, मैक्सिमम इस वक्त जो है वो 100 के ऊपर है। ये देखो क्लास लेट में भी नहीं हुई, ड्रामा देख रही है साथ। हसन देखें भाई, आपके भाई ने आपका पोल खोल दिया कि आप ड्रामा देख रही हो साथ में और कुछ खा भी रही हो। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपको इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको याद रखना है। वाई एनालॉग कंप्यूटर यूज, एनालॉग कंप्यूटर यूज टू मेजर या टू कैलकुलेट या टू काउंट pressure, to count voltage, to count speed, to count temperature। ठीक है, समझ लग रही है ना। इवन के ग्राफ्स की शक्ल में भी इसकी जो है ये डिस्प्ले हो रहा है, क्या चीज़ें, आपके वोल्टेज, आपका प्रेशर, आपकी स्पीड, ये सारी की सारी चीज़ें। एनालॉग कंप्यूटर इज एंटायरली डिफिकल्ट to operate and use. It has low memory and fewer limited functions. इसकी एक्यूरेसी जो होती है उसमें डिफरेंशिएट हो सकता है। डिजिट में या डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेसी दिखाते हैं, जबकि एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी डाउटफुल होती है। एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते, आप राउंड अबाउट बता सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट 100 के करीब स्पीड है, बेशक वो 110 हो, 105 हो। ठीक है ना, इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती।
but it was fast in speed. ठीक है ना? As compared to digital computers, analog computer is more fast than digital computers.